हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th और सब्जेक्ट आपको आज हम लेकर आए हैं बायो का। और आपका चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1 है, जिसमें आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो प्यारे बच्चों, हम आज बिल्कुल बेहतर तरीके से हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, है ना। लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कहता है सबसे पहला चीज आपको देखना है यहाँ पे जीव विज्ञान, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, है ना। जीव विज्ञान कहते किसको है? तो कहता है प्यारे बच्चों की जीव विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीवित जीव कहने का मतलब है सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ शॉर्ट में डिफिनेशन लिखा हुआ, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। आप इसको डिफिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। कहता है प्यारे बच्चों की जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु साहब को कहा जाता है। ठीक है। कहता है जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने शाखा में बांटा गया है? 2 शाखा में बांटा गया है। पहला आपका है जूलॉजी और दूसरा आपका है बोटनी। ठीक है। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, और बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, है ना। तो जूलॉजी जंतु विज्ञान और बोटनी वनस्पति विज्ञान। अगर बात करें प्यारे बच्चों फादर ऑफ जूलॉजी की, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो ये भी अरस्तु ही है। और बात कर दी कि फादर ऑफ बोटनी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये थियोफ्रस्टस साहब है। कौन है? थियोफ्रस्टस है। ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रस्टस। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। तो लिखेंगे हम कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जीवों का यानी कि जंतुओं का, इसमें आप ऐसे लिख दीजिए जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ये तो सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। आप लिखेंगे जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहलाता है। इसके जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। मृत कोशिका को नेफ्रॉन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कहता है मृत कोशिका को, हमारे शरीर में मृत कोशिका जो होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। और ये नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का इकाई होती है। ठीक है। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हमारा क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है ना। बोटनी वनस्पति विज्ञान, कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रस्टस है। ठीक है। कहता है कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? कोशिका होती है, सेल होती है। ठीक है। यानी हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो कोशिका को कहा जाता है। हमारी शरीर जो होती है जो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है। हमारी शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, इसलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है, यूनिट, है ना, कोशिका को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे यूनिट, हम किसी चीज को यूनिट कब कहते हैं? यूनिट का मतलब क्या होता है? देखिए जब सारी क्रियाविधि उस एक ही चीज के, एक ही वस्तु के माध्यम से होना प्रारंभ हो जाए, उस चीज को हम कहते हैं यूनिट कहते हैं। जैसे कोशिका को हम यूनिट कहते हैं, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं, कोशिका को यूनिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, परिवहन का कार्य होता है, कोश का विभाजन का कार्य होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है, डीएनए बनता है। यानी सारी क्रियाएं कोशिका के अंदर सम्मिलित होती है, निहित होती है, कोशिका के अंदर संपादित होती है। इसलिए हम शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, यूनिट, कोशिका को कहते हैं, सेल को कहते हैं। ठीक है।
कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जीव सबसे पहले कैसे निर्माण हुआ? सबसे पहले बना सेल, मतलब कोशिका। ठीक है, कोशिका के समूह को हम कहते हैं उत्तक। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। और कैसे समूह को? एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं, ना कि केवल कोशिकाओं के समूह को उत्तक कह देंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। एक ही प्रकार की जब कोशिका मिलेगी तभी वो उत्तक बन पाएगा, अन्यथा वो उत्तक नहीं बन पाएगा। जैसे मान लीजिए एक जो है गाय का कोशिका ले लेंगे, एक कुत्ता का कोशिका ले लेंगे और उसको हम मिला देंगे, क्या वो उत्तक बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गेन। ऑर्गेन यानी कि हमारे अंग बने, जो भी हमारे अंग होते हैं, लीवर होते हैं, हार्ट होते हैं, किडनी होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, फेफड़ा होता है, ये सारे बना। उससे बना एक ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम बना, अंग तंत्र बना, एक अंग तंत्र का निर्माण हुआ। और इस अंग तंत्र को यदि व्यवस्थित रूप से हम रख देते हैं तो वो हमारा एक बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे जीवित जीव का निर्माण होता है। पहले सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? हमारे बॉडी का निर्माण होता है। जैव प्रक्रम जो हमारा टॉपिक है, जैव प्रक्रम। कहता है प्यारे बच्चों, जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं, जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण जीवधारियों का अस्तित्व कायम रहता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो हमारे अस्तित्व कायम होने के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे हम श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हैं और इन सारी क्रियाओं के द्वारा हमारा जो अस्तित्व है वो कायम रहता है, इसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो कहता है प्यारे बच्चों, वे सभी प्रक्रियाएं क्या है भाई? पोषण यानी न्यूट्रिशन, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, ये पौधों में होता है। ठीक है, पौधों में फोटोसिंथेसिस, श्वसन रेस्पिरेशन, पौधों का आंतरिक परिवहन इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, परिसंचरण सर्कुलेशन, उत्सर्जन एक्रेशन एक्सक्रेशन, है ना, जनन रिप्रोडक्शन, नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती है और इन सारी क्रियाओं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में बहुत अति आवश्यक है। इन सारी क्रियाओं के द्वारा ही हम अपने अस्तित्व को कायम रख पाते हैं। जब हम भोजन नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, श्वसन नहीं करेंगे जीवित नहीं रह पाएंगे, अगर हम जनन नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व जो है एक समय के बाद फिर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है हमारे लिए अति आवश्यक है। कहता है सजीवों का विशिष्ट जैविक लक्षण, बायोलॉजिकल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला है भोजन ग्रहण करना। सजीवों का ये विशिष्ट जैविक लक्षण है, भोजन ग्रहण करना, श्वसन करना, परिवहन करना, वृद्धि करना, गति करना और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर कर देना। ये सारी जो है वो सजीव का जैविक लक्षण है। ठीक है, ये सारे क्या है? सजीव के जैविक लक्षण में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है पोषण। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, पोषण देखते हैं। फर्स्ट क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन। कहता है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। अब ये पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। आखिर पोषक तत्व क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट क्या होते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व जैसे प्यारे बच्चों हम प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ये सारे चीजों का हमारे भोजन से इन सारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया जाता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से इन सारे पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है, फिर उसका उपयोग किया जाता है, हमारे शरीर में उसका उपयोग होता है, इसी को हम कहते हैं पोषण। कहता जीवों में पोषण की दो विधियां होती है। जीवों में प्यारे बच्चों पोषण कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। एक होता है स्वपोषण, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है परपोषण, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ये स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है, आइए समझते हैं। कहता है स्वपोषण, ऑटोट्रोप शब्द की उत्पत्ति, स्वपोषण यानी ऑटोट्रोप। कहता ऑटोट्रोप शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के मेल से हुई है,
एक हुई है ऑटो और एक हुई है ट्रॉप, यानी ये दो शब्दों के मेल से हुई है ऑटो ट्रॉप शब्द की उत्पत्ति। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, ऑटो नहीं बोलते ऑटो पायलट, है ना, ऑटो पायलट है ना, ये मतलब ऑटो स्टीयरिंग है, मतलब बिना ड्राइवर की कार चलेगी, बिना ड्राइवर की गाड़ी चलेगी। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ यानी स्वयं, तथा ट्रॉफ का अर्थ होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण, जो स्वयं पोषण करता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम क्या बनाएंगे, कहेंगे ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, यानी भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, वैसे जीव को हम स्वपोषी कहेंगे। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं प्यारे बच्चों, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। कहता है सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। परपोषण क्या होता है, परपोषण किसे कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। कहता है हेट्रोट्रॉप्स शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द हेट्रो और ट्रॉप्स के मेल से हुई है। हेट्रो शब्द का अर्थ होता है विषम या भिन्न या पर, मतलब दूसरे पर आश्रित होना, पर मतलब दूसरे पर आश्रित होना। ट्रॉप्स शब्द का अर्थ होता है पोषण, यानी कि वैसा पोषण। कहता है कि पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों पर अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसे हम कहते हैं परपोषण। तो परपोषण के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे परपोषण ही करते हैं, किसी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, कोई पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, कोई मृत जीवों पर आश्रित होता है, तो कोई जो है किसी पौधे पर आश्रित होते हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित होकर के अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम परपोषण कहते हैं। चलिए कहता है परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। प्यारे बच्चों इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। मृतजीवी पोषण को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, परजीवी पोषण को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, प्राणी संपोषण को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। याद कैसे रखेंगे, मृत चीज, अगर कोई चीज मर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर सड़ जाएगा उच्चारण जो है वो सड़ने का आ रहा है, स से आ रहा है, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब होता है मृत जीवी, है ना। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो मृत जीवी पोषण का होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मर जाएगा तो सड़ जाएगा, तो एस का उच्चारण आ रहा है, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक, पा से पी से पा, यानी परजीवी पोषण का पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा, और प्राणी संपोषी को होलोजोइक न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखते हैं मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। कहता है मृतजीवी पोषण इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी जब कोई जीव मर जाता है या फिर पेड़ पौधे जो है मृत हो जाते हैं, तो उससे घुलित कार्बनिक के रूप में अपना पोषण ग्रहण कर लेते हैं, वैसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, अन्य इत्यादि, ये सारे चीज जो है वो मृतजीवी पोषण करते हैं। और देखिए मृतजीवी पोषण जो है सड़े गले जो है जानवरों या फिर पेड़ पौधों को वो क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, उसको ऊपर बैठकर खा करके उसको अपघटित कर देते हैं, इसलिए मृत जीवी को हम अपघटक भी कहते हैं, मृत जीवी को हम अपघटक भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मृतजीवी जीव को हम अपघटक भी कहते हैं। परजीवी कहता इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों कहता है कि परजीवी पोषण में इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी पर, दूसरे जीवों पर आश्रित होकर अस्थायी रूप से यानी पूर्णतः उसी पर रहकर या अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी को हम कहते हैं परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे आप देखोगे जैसे हमारे सर पर ढील है, जानवरों में देखे होंगे जो बड़े बड़े जो कीड़े हो जाते हैं, चमोकन जिसको हम बोलते हैं, ये सारे चीज जो है वो क्या है, परजीवी पोषण है। जैसे यहाँ पर हो गया परजीवी अमरबेल हो गया। आप अमरबेल देखोगे, अमरबेल किसी भी पेड़ पर जो है ये क्या होता है, एक लत्तर के समान जो है उस पर, आप सड़क के किनारे देखे होंगे कोई पेड़ अगर हरा भरा है
और उस पेड़ के ऊपर जो है लत्तर के समान वो बिखरा हुआ रहता है, उसका जड़ नहीं होता, वो उसी से प्राप्त करता है। पेड़ अपना भोजन बनाता है और उसे ये प्राप्त कर लेता है अमर लत्ता, अमर बेल। कई जंतु और भी हैं, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये जो है, ये सारे जो है वो सारे के सारे परजीवी पोषण करते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होकर के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। थर्ड है प्यारे बच्चों प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के पोषण ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषण करते हैं। यानी प्राणी संपोषण में इसमें अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के पोषण करने की विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राणी संपोषण। और इसमें आ जाएंगे आपके सभी अमीबा आ जाएंगे, हाइड्रा है, मेढक है, मनुष्य है, छिपकली है, सांप है, और इसमें आपका जो है वो हम लोग भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाता है, सारे के सारे प्राणी संपोषण में आ जाते हैं। ठीक है, अमीबा, हाइड्रा, मेढक, मनुष्य, छिपकली, सांप इत्यादि सारे के सारे प्राणी संपोषी हैं। ठीक है ना, तो ये प्राणी संपोषी हो गया। यानी कि पर पोषण जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला मृतजीवी पोषण जिसको हम अपघटक भी कहते हैं, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पौधों में पोषण। पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो पौधे भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? लिखेंगे यहां पर, हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वैसा प्रक्रम जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे, वैसा प्रक्रम जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल, है ना, जड़ के द्वारा जमीन से जल लेकर वो जो है ग्लूकोज बनाते हैं और जलवाष्प मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, है ना। तो कहता है वैसा प्रक्रम जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से खनिज लवण ग्रहण कर यानी जल ग्रहण कर, जल के साथ ही खनिज लवण जुड़े होते हैं, जल ग्रहण कर अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन और जलवाष्प मुक्त करता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या हो जाएगा? CO2 H2O वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जमीन से जल ग्रहण करता है, उसी में घुलित खनिज लवण जो है उसी में घुलित होती है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। उसके बाद ये बनाता क्या है? स्टार्च बनाता है, यानी कि C6H12O6 अपने भोजन के रूप में यह स्टार्च मंड को निर्माण करता है और साथ में जलवाष्प मुक्त करता है और ऑक्सीजन भी मुक्त करता है। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस कर देंगे तो 6 लग जाएगा, 6CO2 12H2O और यहाँ पर हो जाएगा O2 में 6 लग जाएगा और यहाँ पे 6H2O हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस कर लीजिएगा, केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस करने के लिए बताया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपको अलजेब्रिक मेथड से या हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो आप बैलेंस कर सकते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल एंड सनलाइट की उपस्थिति में स्टार्च बनाता है, ग्लूकोज उसका ही रूपांतरित रूप है स्टार्च। 6H2O प्लस 6O2 ये जो है आपका जलवाष्प और ऑक्सीजन मुक्त करता है। रिएक्शन आपको याद रखना है। चलिए प्यारे बच्चों, इसमें अब हम जानते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है, तो प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री कहते हैं। आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या होता है? ग्लूकोज। जब कोई भी चीज बनता है फैक्ट्री में तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन रहा है? ग्लूकोज, जो स्टार्च के रूप में यहाँ पर संचित होता है। तो ये जो है आपका ग्लूकोज बन रहा है, किसके रूप में? उत्पाद के रूप में। कच्ची सामग्री क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या है? तो आपका ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट क्या है बच्चों? तो यहाँ पर ऑक्सीजन को भी बोल सकते हैं बाई प्रोडक्ट, और आपका जो है यहाँ पे जल वाष्प को भी बोल सकते हैं बाई प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों आपका बाई प्रोडक्ट है। कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होती है।
ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का परिवहन पूरे पौधों में जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पूरे कोशिका में, पूरे टिश्यू में जो है, पूरे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का परिवहन पूरे पौधे में जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। देखिए ज से जाइलम और ज से जल, याद रखिएगा, ज से जाइलम ज से जल, यानी पूरे पौधे में जल का परिवहन जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है और ये एक दिशीय होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर होता है, इसको हम एक दिशीय कहते हैं। और जल के साथ ही घुलित खनिज लवण भी उसमें जाती है। उसके बाद पौधों में खाद्य पदार्थों का अगर परिवहन पूछेगा तो आप कहेंगे फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है और ये द्विदिशीय होता है। क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों होता है, द्विदिशीय होता है। कहता है प्यारे बच्चों पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, और क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए क्लोरोफिल को हम प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हरित लवक यानी क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों स्टोमाटा से होकर संपादित होती है। प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान की हम बात करिए, कैसे आदान प्रदान होता है, तो पत्तियों में जो छिद्र उपस्थित होती है जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, उसके द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा आदान प्रदान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के मेसोफिल टिश्यू के खंभ कोशिका में होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया पत्तियों के मेसोफिल टिश्यू में, पत्तियों के मेसोफिल टिश्यू के खंभ कोशिका पेडिसेल है ना, पेडिसेड सेल में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया अगर बात करें कहां होता है पत्तियों में, तो पत्तियों के मेसोफिल टिश्यू के खंभ कोशिका में होती है, जिसको पेडिसेड सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक पदार्थ है, 4 घटक जरूरी हैं। सबसे पहला सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जल। अगर ये 4 चीजें नहीं होगी, 4 घटक नहीं होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। तो कहता प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम क्लोरोफिल, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एंड जल। ये आपकी 4 घटक की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए। अगर ये 4 घटक नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसमें से अगर कोई एक चीज भी अगर कमी हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समय निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के समय क्या क्या घटनाएं घटित होती है? फर्स्ट कहता है पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले हरित लवक सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है। सूर्य से निकलने वाली जो विकिरण ऊर्जा होती है उस विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है कौन? पत्तियां। ठीक है, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल क्या करती है? विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है। सेकंड नंबर कहता है विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटना। क्या है? विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है और जल का जो है, जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूटता है। थर्ड नंबर कहता है प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? ग्लूकोज का बनना। प्यारे बच्चों अगर बात करें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या दिन में पॉसिबल है, तो दिन में ही पॉसिबल है। क्या रात में पॉसिबल है? तो रात में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रात में हमारा सनलाइट नहीं होता है और रात में सनलाइट नहीं होता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सुबह में अधिक हो सकता है कि दोपहर में अधिक हो सकता है कि शाम में अधिक हो सकता है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो दोपहर के समय अधिक तेजी से होती है। क्योंकि दोपहर के समय तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने से विकिरण ऊर्जा वहां अधिक बनती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोपहर के समय अधिक होती है। रात के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, दिन में या रात में? तो आप बताएंगे दिन में। अगर आपसे पूछा जाए क्या कृत्रिम तरीके से प्रकाश संश्लेषण संभव है, तो प्यारे बच्चों कृत्रिम तरीके से प्रकाश संश्लेषण संभव है। यदि आप 700 से 800 डिग्री सेल्सियस अगर आप तापमान उत्पन्न कर देते हैं तो 800 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद आपकी विकिरण ऊर्जा वहां से निकलना प्रारंभ हो जाती है। और 800 डिग्री सेल्सियस अगर किसी भी वस्तु से तापमान निकालते हैं
तो वहां से विकिरण ऊर्जा स्टार्ट होती है और विकिरण ऊर्जा ही प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को चाहिए। तो कृत्रिम विधि से भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव हो सकती है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, उतना पॉसिबल नहीं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर पूछे कृत्रिम विधि से हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है। कितने टेम्परेचर पर? तो 800 से अधिक टेम्परेचर अगर मिल जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव हो जाएगी, विकिरण ऊर्जा उसको प्राप्त हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां से आपसे पूछा जाएगा बताइए कि ग्लूकोज किससे बनता है, क्या टूटकर ग्लूकोज बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्यारे बच्चों, प्रश्न यहां पे एक दिया गया है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? तो बताएंगे प्यारे बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड विसरण क्रिया द्वारा रंध्रों से होकर प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन इन्हीं स्टोमाटा से होकर बाहर निकल जाती है ना। तो इस प्रकार से जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड विसरण क्रिया द्वारा, किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा पत्तियों के रंध्रों के द्वारा, रंध्रों से अंदर आती है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है वो ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है और वो हमारे वायुमंडल में फैल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा क्या है प्यारे बच्चों? तो पत्तियों में उपस्थित जो छिद्र होता है, पत्तियों में जो उपस्थित छिद्र होता है उसी को हम कहते हैं स्टोमाटा कहते हैं। और यह स्टोमाटा किस चीज में मदद करता है? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में, उसके बाद ऑक्सीजन को छोड़ने में और जल वाष्प को मुक्त करने में यह मदद करती है। तो लिखेंगे पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छिद्र जिनका खुलना और बंद होना कोशिकाओं यानी कि गार्ड कोशिका बोल सकते हैं, गार्ड कोशिका, गार्ड कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है और जो खुली अवस्था में गैसों के विनिमय तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं, रंध्र कहलाते हैं। इनका काम होता है ना, पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छिद्र जिनका खुलना और बंद होना गार्ड कोशिकाएं नियंत्रित करती है और जो खुली अवस्था में गैसों के विनिमय तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं, रंध्र कहलाते। गैसों के विनिमय और उत्सर्जन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, जलवाष्प मुक्त करते हैं। तो ये हमारा क्या है? स्टोमाटा। बाष्पोत्सर्जन कहता है प्यारे बच्चों, स्टोमाटा से होकर भाप के रूप में जल की हानि को हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। स्टोमाटा से होकर भाप के रूप में जल की हानि को हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ओपन स्टोमाटा है और ये आपका क्लोज स्टोमाटा है। ठीक है, ओपन स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा आप इस प्रकार से बना लेंगे। ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा में आप क्या क्या नेमिंग डालेंगे देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला आप डालिए क्लोरोप्लास्ट। क्या डालेंगे? एक नेमिंग डालेंगे, क्लोरोप्लास्ट डालेंगे। उसके बाद आप डालेंगे वैक्यूल, गार्ड सेल और आप न्यूक्लियस। ये चार नाम आप जरूर डालेंगे। ठीक है, क्या क्या? क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद जो है आपका वैक्यूल, गार्ड सेल और आपका न्यूक्लियस। ये चार आप वहां पे डाल देंगे। ये आपका ओपन स्टोमाटा है, ये आपका क्लोज स्टोमाटा है। ठीक है, आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, ऐसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बना लेंगे, है ना। यहां से इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप बना लेंगे, यहां से ऐसे ऐसे, है ना। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। इसमें ऐसे बना लेना है और इसके अंदर जो है वैक्यूल डाल देना है। वैक्यूल हो गया, केंद्रक हो गया, केंद्रक इस प्रकार से डाल देना है ना। वैक्यूल, उसके बाद फिर गार्ड सेल, आपको गार्ड सेल ये आप देख रहे हैं अंदर में गार्ड सेल आपको डाल देना है, ऐसे से लगा देना गार्ड सेल।
ठीक है, वैक्यूल केंद्रक हो गया, और आपका न्यूक्लियस डाल देना है, क्लोरोप्लास्ट डाल देना है, वैक्यूल डाल देना, गार्ड सेल डाल देना है। ये आपको 4 चीज यहाँ पे, एक ओपन स्टोमाटा और एक क्लोज स्टोमाटा आपको बेहतर तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए प्यारे बच्चों हम इतना ही पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जंतुओं में पोषण। इसके बाद हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।